इस बार का वर्डस्मिथ कुछ नया है। नया कैसे? आज मैं वन ऑफ माय फेवरेट एवेंजर्स जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेने वाली हूं। आप भी ये गेम खेल सकते हैं। कोई भी आपका फेवरेट हीरो, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी को रिलेटेड कितने सारे शब्द आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चेक करते हैं। मेरा फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं किन शब्दों से जुड़ा है, किन शब्दों से घिरा है, किन क्वालिटीज से घिरा है। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस मूवी में एज एन एरोगेंट न्यूरोसर्जन, राइट? ही इज कंसिडर्ड टू बी, और इन फैक्ट प्रोफेशनली ही इज अ न्यूरोसर्जन। एरोगेंट इसलिए बताया जाएगा, रोडोमोंटेड इसलिए बताया जाएगा बिकॉज ही हैड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि मैं बहुत कमांड रखता हूं अपने प्रोफेशन पे। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो सो इट स्टार्ट्स विथ ही इज अ न्यूरोसर्जन। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, जहां पे वो द एंशिएंट वन से मिलता है और वो क्वालिटीज लेता है और क्या बन जाता है? विजर्ड, सॉर्सरर, मैजिशियन बन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज। सो ही बिकम्स अ विजर्ड, अ सॉर्सरर, अ मैजिशियन। न्यूरोसर्जन से उसका प्रोफेशन अब क्या बन गया? एक मैजिशियन का। करता क्या है वो इस प्रोफेशन में? वो बेसिकली फोरकास्ट करता है। कैसे? टाइम ट्रैवल करके। ही इज अ टाइम ट्रैवलर। फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट करना, प्रोफेसी करना, फोरटेल करना, ऑगर करना, ये सारे वर्ड्स उसके साथ जाएंगे। सो बेसिकली अ न्यूरोसर्जन हु बिकम्स अ विजर्ड, अ सॉर्सरर, अ मैजिशियन for protecting the world, for protecting the sanctum. Sanctum is a sacred place. A sacred place को कहेंगे sanctum. उसकी एक अलग ही realm होती है, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही area, that is realm. Okay? Next other word can you think of? He is very much reasoned. Reasoned यानी बहुत ही sensible और logical. जो भी डॉक्टर स्ट्रेंज करता है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस को वो स्टोन दे देता है आयरन मैन की जान बचाने में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली थानोस को मारने वाला आयरन मैन ही होता है। सो ही इज वेरी मच रीजन्ड। What else can you think about Doctor Strange? Any other word that comes to your mind when you think about Doctor Strange? Spell. स्पेल, वो जो येलो कलर की वो चीजें जो बताते हैं, दैट इज स्पेल। स्पेल का इंग्लिश लिटरेचर मीनिंग अलग है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, टू राइट डाउन और टू प्रोनाउंस अ वर्ड इज स्पेल द वर्ड। बट स्पेल का मतलब एक और होता है। स्पेल यानी अपने वश में कर लेना। यस, थ्रू सम मैजिकल पावर्स जब आप किसी इंसान को वश में कर लेते हो, अपने एन्चैंट कर लेते हो अपने तरफ, दैट इज स्पेल। सो द मैजिकल स्पेल कैन बी सीन व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज। और कौन से वर्ड्स हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जा सकते हैं? यस, द वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अटायर के साथ जाता है, दैट्स क्लोक। क्लोक ऑफ लेविटेशन। क्लोक ऑफ लेविटेशन। क्लोक जो गाउन जैसा वो पीछे पहनते, दैट्स क्लोक। लेविटेशन इज बेसिकली फ्लोटिंग और राइजिंग इन द एयर। आपने देखा होगा जैसे वो क्लोक पहनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, ही स्टार्ट्स राइजिंग अप इन द एयर, दैट इज क्लोक ऑफ लेविटेशन जिसको कहा जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की। सो लेट्स गेट रेडी विद सम न्यू वर्ड्स कमिंग अप विद वन ऑफ माय फेवरेट एवेंजर्स, दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज। द फर्स्ट इज ही इज अ न्यूरोसर्जन, अ बिट एरोगेंट न्यूरोसर्जन, right? Then he moves on, haughty neurosurgeon we can say. Then he moves on to become a wizard, a sorcerer, a magician through forecasting, doing some sort of prophecy, augur karna, foretell karna. Next, he wears that cloak of levitation. Cloak, the cover. Levitation, to rise in the air, to float, to lift. Next, spell. He casts a spell. Spell, magical powers जिससे इंसान उनकी वश में हो जाता है, एक अलग ही दुनिया में चला जाता है. You must have seen that. Next, he has his own realm, area. Next, he is there to protect the sanctum, the sacred place. Clear? So ये सारे words हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के. He is very much reasoned. अगर वो थानोस को टाइम स्टोन देता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. He is very much reasoned, logical, and he is a time traveler. ठीक है? याद रहेंगे ये वर्ड्स? Okay, let's get to wordsmith. आज के वर्ड्स हैं, सबसे पहला है
जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो जाता है तो वो जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज पेट्रिकॉर. पेट्रिकॉर, यस. जो अर्दी स्मेल होती है, पानी की बूंदें जब गिरती है और जो स्मेल आती है मिट्टी पर गिरने के बाद, दैट स्मेल इज नथिंग बट पेट्रिकॉर. और जैसे कि रेनी सीजन चल ही रहा है, यू कैन एंजॉय द पेट्रिकॉर ऑफ or seen during the rainy season. The petrichor, the petrichor smell can vary depending upon the type of soil and also the amount of rainfall. The petrichor, the smell, वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू जब रेनफॉल जमीन पे गिरती है, that is nothing but petrichor. I really love the petrichor during rainy season. Or during the first shower, or of the first shower, I can say. Let's go for the second word. The second word, petrichor, is a noun. Petrichor is a noun. The second word is transmogrify. Transmogrify is actually a verb. इसका मतलब होता है change कर देना, alter कर देना. Generally, मजाकिया तौर पे. For example, with the RRB fever that the students are going through, this has transmogrified the attitude of students towards English. And that's so true. RRB आते ही बहुत सारे बच्चों का mindset इंग्लिश को लेकर चेंज हो गया. इसीलिए transmogrify, that is a verb, transmogrified the reading attitude of students towards English. And that is because of RRB. Okay, that's a verb. Next, let's go for the third word. The third word is ineffable. Ineffable यानी ऐसी चीज जिसको आप शब्दों में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. For example, the love of a mother is ineffable. Something which cannot be described in words. इतना ज्यादा है या ऐसी चीज है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. That is ineffable, and that's an adjective. So the love of a mother is ineffable. You can see the ineffable joy in the eyes of your parents once you become a banker, you know. Serendipity. Serendipity is nothing but discovery by chance. ढूंढ कुछ और रहे थे, खोजने कुछ और गए थे, कोई अच्छी बड़ी वैल्यूएबल चीज out of chance अगर मिल जाए, that is nothing but serendipity. For example, I have recently discovered a new route to Khuldabad, and that is nothing but a serendipitous discovery for me. A serendipitous route for Khuldabad that I have discovered recently. To Khuldabad that I have discovered recently. Next is isle. इसको लिखते कैसे हैं देख लीजिए. इसका प्रोनाउंसिएशन है आइल. स्पेलिंग है AISLE. Serendipity noun है. Isle, AISLE. Isle, it's a noun again. आयल जनरली वो पैसेज होता है. आपने देखा होगा थिएटर्स में सीट्स के बीच में जहां पैदल जाने को जगह होती है, या आप देख सकते हो आयल को थिएटर्स में देखते हैं, बैंकों में दिखती है जो छोटी सी जगह, दैट इज आयल. आयल आप आप प्लेन्स में देख सकते हो, एरोप्लेन्स में, आप ट्रेन में देख सकते हो, जो पैसेज होता है छोटी सी जगह जहां से सीट के बीच में की जगह आने जाने के लिए, दैट इज नथिंग बट आयल. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी लगान इन थिएटर, जब लास्ट बॉल पे आमिर खान बैट घुमाते हैं, people were literally seen in the theater and they were dancing in the aisle. Have you seen that? Have you experienced that? I have experienced that. I have seen people dancing in the theater, in the aisle. In the aisle they were dancing during the movie Lagan. I have seen this. That is an aisle. Next is incandescent. Incandescent is radiant, illuminous, full of heat. जहां पे आप ब्यूटी भी बोल सकते हैं, जहां पे आप किसी ब्रिलियंट एक्सप्रेशन को भी इनकैंडेसेंट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am literally enchanted with the incandescent beauty of Madhubala. Radiant, glowing, brilliant. Basically, it's a very positive word, but it can be used for intense emotion also. It can be used for intense emotion also. I am really enchanted by the incandescent beauty of Madhubala. Clear? Okay, let's start with wordsmith.
आज के जो वर्ड्स हैं ये विष्णु मुंडे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्रॉम द 7th बैच हैं, और इन्होंने मुझे कुछ बहुत सारे 60-70 वर्ड्स भेजे, इनके मीनिंग मांगे थे। आधे तो मैंने कवर कर दिया, मैंने कहा रिमेनिंग मैं क्वेस्ट पॉड में लूंगी। सो दिस इज स्पेशली द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम महाश्वेता बुक, और उन्हीं को हम आज लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, तो आई सेड व्हाई नॉट इन द क्वेस्ट पॉड देन। सो आज का सबसे पहला वर्ड है फैदम। फैदम एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। fathom is generally a unit of measurement for the depth of the ocean. fathom एक unit of measurement है for the depth of the ocean. लेकिन fathom का एक और मतलब है to comprehend, to understand. For example, we can say the movie Shakuntala Devi definitely displays a newer fathom, a newer understanding of the Bollywood movies, the concept of movies. So fathom also means to comprehend, to struggle is also fathom. Fathom basically एक noun है, एक verb है. Fathom. Next word for today is intervened. Intervene करना, interfere करना, बीच में बोलना, that is intervene. The best example is kids try to intervene the fight that occurs between the parents, है ना? This is very common and you must have also intervened. नहीं ना पापा मत लड़ो, नहीं ना मम्मी मत लड़ो. So basically these are the kids who generally intervene the fight between the parents. We can say that's intervene. Kids intervene the fight of the parents, we can say. Next is pervade. Pervade or pervaded. As ed लग गया, intervene को भी ed लग गया, it means it is a verb. Pervade or pervaded means to percolate, to penetrate, we can say. That's pervade. इसका sentence आपको हमेशा याद रहेगा. The tragedy in the movie Sairat pervades the climax of the movie, right? The tragedy or the sad ending of the movie Sairat pervades the climax of the movie. Pervades, I can say, is penetrates. Okay, that percolates. It's a verb again. Next word we will go with is shirked. Shirk is to avoid, dodge करना, किसी को avoid करना, dodge करना, किसी से अनजान मारना. And when it comes to this word shirk, I think Rajpal Yadav will be the best example in the from the movie Waqt. The character of Rajpal Yadav in the movie Waqt is generally being shirked by everybody. Everybody wants to avoid that personality. That is shirked. Shirked, avoid, dodge करना. Next, rationalize करना. Rationalize, S-E, British spelling है. Z-E, American spelling है. Again, it is a verb. Rationalize यानी reason देना. To make something appear reasonable is he's trying to rationalize the things. For example, in the movie Drishyam, Ajay Devgan, in the climax scene or in the end scene, when Tabu meets Ajay Devgan and asks him, ki, exactly, can you please tell me where is my son? And he says, he has rationalized the act. Simply by saying this, he has rationalized the act. अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती. So by saying this statement, he has rationalized the act. He has given a reason that I just did this to protect my family. To protect my family. That is rationalizing. To give a proper reason, to make it appear reasonable. That is rationalizing things. Next, revulsion. Revulsion is aversion, dislike, distaste, जो चीज आपको पसंद नहीं आती, that is revulsion. So I am struck with revulsion when I see somebody smoking around me. I can't stand that. I can't stand that. That's revulsion. That's a kind of distaste, a dislike, aversion. नहीं पसंद. That is revulsion. Next, vicissitudes. Vicissitude is nothing but the quality of being changeable. Something that can change. Something that can mutate is vicissitude. I really love the vicissitudes of the changing seasons in India. Or I really love the vicissitudes of the seasons in India. Because India में जो season होते हैं वो बार बार change होते हैं, right? So that is the vicissitude.
द चेंजिंग कैपेसिटी, द चेंजिंग एबिलिटी, द म्यूटेबिलिटी जिसको कहते हैं, विसिसिट्यूड। करंटली सबसे ज्यादा विसिसिट्यूड कौन दिखा रहा है? कोरोना वायरस, with all the delta variants, it is showing mutation, it is showing changes. So that is nothing but vicissitude. Next is belied. Belied is to give a false impression. झूठ बोलना, lie, झूठ, belied, झूठ बोलना, झूठी बात करना. For example, in the movie Judai, if you have seen, Sridevi belied to her friend Poonam Dhillon that she owns a big house. She was giving that kind of impression that I have a big house, I have a big car, I stay here, this is my bungalow. So that is belied, to give a false impression. आपको हमेशा याद रहेगा ये. Next, pitied. Pitied, किसी पे रहम खाना, किसी पे sympathy आना. That is to have mercy on someone is to have pity on someone. Pity का एक और meaning है, ऐसी चीज जिसके लिए तुमको पछतावा होगा, something that you might regret for is also pity. इसका दूसरा मीनिंग याद रखो, बिकॉज इसका दूसरा मीनिंग वर्ड यूसेज में आ सकता है. समथिंग दैट यू कैन रिग्रेट फॉर, दैट इज पिटी. पिटी का एक और मीनिंग है, पिटी यानी मर्सी दिखाना, दया दिखाना, बट पिटी का एक और मीनिंग है, ऐसी चीज जिसके लिए तुम बाद में रिग्रेट करोगे, दैट इज पिटी. इट्स अ पिटी दैट यू वोंट गो, इट्स अ पिटी दैट यू कांट गो, दैट इज अ पिटी. Next, extrovert. When it comes to this word, I think the best example is Geet from the first part of Jab We Met. इतना ज्यादा I can say बहुत जल्दी घुल मिल जाना, बहुत ज्यादा बात करना. Such an extrovert personality is Geet from the movie or the first half of Jab We Met. Extrovert, somebody who is pretty backslapper, glad hander, लोगों की मदद के लिए तैयार, बहुत ज्यादा बात करने वाला, very much outgoing. That's an extrovert. Vocabulary को याद रखने का तरीका, this is wordsmith. So let's get ready with some fantastic words today. ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिए हैं, ये विष्णु मुंडे 7th बैच स्टूडेंट ने मुझे दिए हैं. एक लंबी लिस्ट फॉरवर्ड की है टेलीग्राम पे, ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 70 वर्ड्स, और कहा है मैम इनके मीनिंग दो. आई थॉट दिस इज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज हर वर्ड का मीनिंग टेलीग्राम पे टाइप करके भेजना अ टीडियस टास्क. सो व्हाट आई सेड इज, इन सारे वर्ड्स को मैं मेरे क्वेस्ट फॉर्म में ले लेती हूँ, ताकि बच्चों को भी आसान जाएंगे, बिकॉज दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो सुधा मूर्ति जी काफी ज्यादा यूज करती हैं अपने नॉवेल्स में. सो चलिए, लेट्स गेट रेडी फॉर द फर्स्ट वर्ड. द वर्ड इज एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस, आपको अगर पिक्चर दिख रहा है, फोटो दिख रही है वैसे बच्चों को क्लियरली, एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस यानी जान पहचान, सिर्फ दोस्ती नहीं है, अनजान भी नहीं है, स्ट्रेंजर भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है, बस जान पहचान. सो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेड इज नोन, फेमिलियर, cognizant. आता दिसतंय? ओके, दिसतंय आता? ओके, cognizant, familiar, known. For example, if you have seen Avengers, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक दूसरे के फ्रेंड्स है क्या? नहीं. डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं, दे आर एक्वेंटेड विथ ईच अदर. They are acquainted with each other. Acquaintance, जान पहचान, दोस्ती भी नहीं है और अनजान भी नहीं है. Acquaintance, acquainted. You must be having many acquaintances, right? You must be acquainted with many people. मैं सिर्फ जानता हूं लेकिन दोस्ती नहीं है. आपके नेबरहुड में ऐसे कई लोग हैं, हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, हाई हेलो फ्रेंड्स हैं, बट वी आर नॉट दैट क्लोज. सो दैट इज acquaintance. So Doctor Strange and Iron Man were acquainted with each other, but they were not friends. आयरन मैन और स्पाइडरमैन क्या थे? फ्रेंड्स थे. एक्वेंटेंस, जस्ट नोन, फेमिलियर. नेक्स्ट इज कैलस. कैलस वर्ड बहुत बार हो गया है, बट फिर भी लेट्स गो, सिंस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड. कैलस यानी बेरहम, जिसको कोई रहम नहीं है. एंड वी कैन सी दिस फ्रॉम Thanos. The character of Thanos, callous attitude, killing people, genocide, callous. Thanos, callous, merciless, कठोर दिल, पत्थर दिल, कोल्ड ब्लडेड, हार्ड हार्टेड, इनह्यूमन, callous, merciless. So Thanos, callous, apathy, indifferent, मुझे कोई लेना देना नहीं तुझसे, that's callous. दो वर्ड्स याद रहेंगे अच्छे से, फोटो से याद रहेंगे. Acquaintance, callous. Acquaintance, callous. Will you remember this?
हाँ फटके चाहिए दीपक इसलिए तुमको. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज अनएपेटाइजिंग. अनएपेटाइजिंग यानी जिसको देखकर खाने का ही मन नहीं करता, नहीं खाने का मन करता. वेरी वेल. सो पिक्चर से पता चलता है वेजिटेबल्स आर थिंग्स दैट आर अनएपेटाइजिंग फॉर द किड्स. इनको पिज्जा दे दो, इनको बर्गर्स दे दो, इनको जूस दे दो, दे आर वेरी हैप्पी. Unappetizing is something which is tasteless, insipid. We can also say unsavory, unpalatable. जिसको देखकर ही खाने का मन नहीं करता. That's unappetizing. So you can see, मेरे भी बच्चों का वही हाल है. Kids when they see vegetables, the sight for them is pretty unappetizing. They don't want to eat it, right? Unappetizing. Easy to understand. Next, apprehensive. Apprehensive का मतलब होता है आप सेंसिबल हो, सेंसिटिव हो. यस बस ओके, क्लियर नाउ. ओके, एप्रीहेंसिव यानी आप सेंसिटिव हो, सेंसिबल हो फ्यूचर को लेकर. अगेन आई रिपीट दिस वर्ड, एप्रीहेंसिव, सेंसिबल, सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर. लेकिन दिल में थोड़ा सा डर भी है, क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, many people are apprehensive with respect to COVID third wave. Apprehensive, COVID third wave को लेकर डर है, पता नहीं क्या होगा, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं. एप्रीहेंशन और एप्रीहेंसिव, दिल में थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर डर होना, एंजाइटी होना, सेंसिटिवनेस होना, सेंसिबल होना कि यार क्या होगा. That is apprehension, apprehensive. Generally, students who are appearing for RRB PO mains are apprehensive about the new pattern coming in the exam. अरे यार नया पैटर्न तो नहीं आएगा, टफ तो नहीं आएगा. That's apprehension, apprehension. Next, irresolute. Irresolute यानी ऐसा इंसान जो फैसला ही नहीं ले पा रहा है, जिसका मन काफी विचलित है. This is vacillating. This is irresolute. Uncertain, समझ में नहीं आ रहा है क्या फैसला ले. That is irresolute. Many students are in a state or they are irresolute when it comes to studying according to the timetable. जैसे मैथ्स है लेकिन इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है, इंग्लिश है लेकिन LR पढ़ने का मन कर रहा है. That is irresolute. Somebody who's not in a state to decide, that is vacillate, irresolute, unable to decide. कॉफी पीऊं, चाय पीऊं, जूस पीऊं, कंफ्यूजन है. Irresolute, you're vacillating, you're unable to decide. Next is domineering. Dominating, domineering, bossy. आपको पिक्चर से ही समझ जाता है. Dominating, domineering, bossy, autocratic, despotic. जैसे भल्लाल देव का कैरेक्टर was domineering, domination, dominating. Yes, bossy. Okay, this is inexorable. Inexorable. मैम ये तो हम साथ साथ है मूवी है. इफ यू सी दिस, सो इस पिक्चर में रीमा लागू का जो कैरेक्टर है, शी वॉज इनएक्सोरेबल इन द मूवी व्हेन शी वांटेड दैट हर एल्डेस्ट सन शुड बी सेपरेटेड. बड़े बेटे को प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी प्रेम को आनी चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी. मतलब ढीठ जिसको कहते हैं हम, एडमेंट जिसको कहते हैं, स्टर्न जिसको कहते हैं, रिलेंटलेस जिसको कहते हैं. मैंने ठान लिया तो ठान लिया. So she was inexorable because she doesn't want that the whole property should be given to the eldest son. प्रेम को जाना चाहिए, इसे मैं खाना नहीं खाऊंगी. That's inexorable. Stubborn, adamant, किसी को जिसको आप पटा ही नहीं सकते. जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक वो पटने वाला नहीं है. ठीक है. Grim, stern, very good पूजा. Grim, hard, stern, relentless, adamant, stubborn, नहीं पटने वाला. That is inexorable. Firm, yes. Now this is mused. Mused, thinking, ruminating, pondering. That is mused. गहरी सोच में डूब जाना. Mused. गहरी सोच में डूब जाना. Mused. Clear? So you can see that. Next and the last is nonplussed. This is a common word. हाँ, ये high frequency words में added word है. Nonplussed. Nonplussed is nothing but confused, perplexed. बहुत सारे विचार. अरे आप थक नहीं गए? I'm confused बोल बोल के बस हो गया ना. अभी confused को replace कर दो. किससे replace करोगे? Nonplussed.
कंफ्यूज को किससे रिप्लेस करोगे? नॉन प्लास्ड. से इट अगेन, नॉन प्लास्ड. एक और मीनिंग है इसका, जब आप किसी चीज को देख के सरप्राइज नहीं होते. दिस इज जनरली द अमेरिकन्स यूज इट इन दिस फॉर्म. ये जो है ना कंफ्यूज, नॉन प्लस यानी कंफ्यूज, ये जो है ये ब्रिटिश ज्यादा यूज करते हैं. अमेरिकन है जो इसका एक और मीनिंग यूज करते हैं, नॉट सरप्राइज बाय समथिंग. मतलब जब तुम किसी चीज से सरप्राइज नहीं होते हो, इंप्रेस नहीं होते हो, तभी भी आप नॉन प्लस बोलते हो. बट इसका यूसेज अमेरिकन ज्यादा करते हैं. ठीक है, नॉन प्लस, कंफ्यूज. जनरली स्टूडेंट्स आर नॉन प्लस while answering the English questions. Students are nonplussed while answering the English questions. Correct. Let's go for the next part. Okay, this is the time for wordsmith. चलिए जल्दी से wordsmith पे आ जाइए. अभी शब्दों को याद कैसे रखना है बताती हूँ. सिंपल. मैम हम तो घर पे इंग्लिश नहीं बोलते. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी में तो डाल सकते हो. आई तुम्हाला कंफ्यूज करू नकोस. कंफ्यूज कहाँ का वर्ड है? मराठी वर्ड है? नहीं, बट आप उसको यूज करते हो. ठीक है. ओके कैलाश, रीडिंग कैन क्या है? रीडिंग कैन इज नथिंग बट ऐसे आरसीज का कलेक्शन है जो आरसी के टफनेस का, आरसी के टफ लास्ट लेवल है. इससे ऊपर आरसी लेवल्स नहीं आते हैं. बट रीडिंग कैन इज स्पेशली फॉर मेंस. दिस इज नॉट फॉर प्री. स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस उनके लिए रीडिंग कैन है. ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर वर्ड्समिथ. आज के कुछ नए वर्ड्स हैं. मैं आज 7 वर्ड्स लूंगी और इसको अच्छे से दिमाग में बिठाएंगे हम. ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर टुडे. द फर्स्ट इज सुपरसीलियस. Supercilious is somebody who's very haughty, very arrogant, very pretentious. खुद को बहुत ज्यादा शाना समझने वाला is supercilious. इसका एग्जाम्पल कैसे दिया मैंने, देखो. इफ यू हैव सीन एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम में थानोस जब 3 एवेंजर्स से लड़ता है, कौन कौन थे? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर. तो कहता है कि इन एरोगेंट एवेंजर्स को मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा. I have never enjoyed killing people. उसका डायलॉग याद आ रहा है? I haven't enjoyed killing people except this day to kill such arrogant, haughty, supercilious Avengers will be a good thing for me. That is nothing but supercilious. बहुत ही ज्यादा arrogant, haughty. तो basically Thanos calls Iron Man a supercilious Avenger, a haughty, arrogant Avenger. Clear? ये सीन याद है मुझे. इन एरोगेंट एवेंजर्स को मारने में बड़ा मजा आएगा. सो नाउ व्हाट इज एरोगेंट? हॉटी, एटीट्यूड दिखाने वाला, प्रिटेंटियस, बम्चियस और सुपरसीलियस. बहुत ज्यादा एरोगेंट. आपके इसमें कौन है? जल्दी बताएं. आपके इसमें कौन है? भल्लाल देव का कैरेक्टर यू रिमेंबर? अगेन वेरी एरोगेंट पर्सनालिटी, राइट. एवेंजर्स में भी आयरन मैन को कहा जाता है थोड़ा सा है सुपरसीलियस, थोड़ा सा हॉटी है, राइट. चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. दैट इज पैरानोइया. पैरानोइया इज बेसिकली अ मेंटल डिसऑर्डर जहां पे डिलूजनल डिसऑर्डर होता है. इंसान इमेजिन करता है, ठीक है, कि मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है. पैरानोइया के लिए अगर आप ये इमेज देखोगे तो इससे समझ में आता है कि इंसान काफी सस्पिशियस है. अच्छा ये ना शायद मेरे साथ कुछ गलत करेगा, ये ना मुझे मारेगा. पैरानोइया इज अ मेंटल डिसऑर्डर यू कैन से. और इसमें अननेसेसरी ना ज्यादा सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट होता है दूसरों के ऊपर. अरे मैं इससे क्यों बात करूं, अच्छा ये ना शायद मुझसे कुछ मतलब से बात कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ सस्पिशियसनेस, दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रस्टफुल नेचर इफ यू हैव, देन यू आर अ पैरानोइया patient, you can say. Clear with this? This is paranoia. Paranoia is basically a mental delusional disorder. Unnecessary आप दूसरों पे शक करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, that is paranoia. Clear? So many people even if they are suffering from sneezing, minor cold, so their fears are just more than I can say a paranoia of getting a COVID-19 infection. इतना ज्यादा डर yes, उनके दिल में बैठ जाता है. That is paranoia. Next, riposte. Riposte is comeback. Yes. आपने ये सीन देखा है? ये सीन देखा है आपने? You remember this scene? Yes. Avengers का एंड गेम का लास्ट सीन है जब थानोस गॉन्टलेट पहनता है और कहता है I am inevitable. Inevitable is unavoidable. तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते because I am Thanos. आयरन मैन वो सारे स्टोन्स छीन के कहता है and I am Iron Man. So riposte is a quick, witty reply. ठीक है, आप जब किसी इंसल्ट को एक चतुराई से जवाब देते हो, उस जवाब को रिपोस्ट कहा जाता है. जैसे थानोस इंसल्ट करता है ना,
अरे मैं तो इनएविटेबल हूं, मैं वो मौत हूं जिसको कोई नहीं बचा सकता, जिससे कोई बच नहीं सकता। तो आयरन मैन क्या कहता है? एंड आई एम आयरन मैन। सो दैट इज व्हाट इज अ रिपोस्ट, अ क्विक रिप्लाई टू एन इंसल्ट, अ कमबैक टू एन इंसल्ट इज रिपोस्ट। Clear? A quick reply to an insult, a witty reply to an insult, a comeback, a repart is nothing but riposte. पलट के वार करना, that is a riposte. Clear? Next, frenzy. Frenzy is basically a temporary madness. कुछ समय के लिए जो इंसान रिएक्ट करता है गुस्से में, पेपर फाड़ देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो जिफ था ना वैभव सर उसके लिए. So if you can just put that gif. Frenzy is a phase of temporary madness. No, answer back नहीं आएगा. समीक्षा answer back नहीं आएगा because answer back यानी किसी को उल्टा जवाब देना. This is negative. Generally it is it's a phrase which is used for younger children. Don't answer back. उल्टे जवाब मत दो. But riposte is basically wherein you are being insulted and you are replying something to them. So this is frenzy. थोड़ी देर के लिए जो गुस्सा आ जाता है, एकदम एजिटेशन में हो जाते हो, अप्रोर में आ जाता है, दिस इज नथिंग बट फ्रेंजी. दिस इज बीइंग फ्रेंजी. क्लियर? आकाश, अगर आपने एक भी मीनिंग लिया तो चलता है, बट मैं वही कोशिश करती हूं कि मैं एटलीस्ट जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो, दिस इज अ फ्रेंजीड एक्ट. यू कैन सी दिस इज अ फ्रेंजीड एक्ट. द वे ही इज बिहेविंग इज कॉल्ड एज बीइंग फ्रेंजी. नेक्स्ट इज एम्बेजल. एम्बेजल इज नथिंग बट किसी और ने तुम पे ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी दी है और उसमें से तुम अगर इनअप्रोप्रिएटली उसको यूज कर रहे हो, दैट इज एम्बेजल. कैन यू सी दैट वैभव सर? सो इट्स नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ करप्शन. किसी ने तुमको भरोसा करके कुछ दिया है और तुम वो भरोसे को तोड़ के उसकी चीज को यूज कर रहे हो, दैट इज एम्बेजल. Embezzle. You can see that a lot of embezzlement can be seen in government offices, right? That is embezzle, right? Next, sabotage. Sabotage is nothing but destruction. Destroy कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना. So lot of sabotage. Generally sabotage कहाँ use करता है होता है? Generally जो workers होते हैं जब वो फैक्ट्री का नुकसान करते हैं, फैक्ट्री को आग लगा देते हैं. So you can see an employee working in an office in a very silent manner, और जब वो उसको तबाह कर देता है, वो ऑफिस को बर्बाद कर देता है, then that's nothing but a sabotage. Generally for workers it is used. वर्कर्स जब कंपनी को आग लगा देते हैं, गाड़ी को, कंपनी की गाड़ियों को आग लगा देते हैं, that's nothing but sabotage, a complete destruction. Apposite. Apposite is very apt, very germane, very pertinent, very related. That is apposite. मैंने स्पेशली ये वर्ड लिया बिकॉज ऑपोजिट अलग है, अपोजिट अलग है. समथिंग विच इज यस वेरी पर्टिनेंट, वेरी जर्मेन, वेरी एप्ट, दैट इज एपोजिट. टेक अ लुक एट द वर्ड प्रॉपर्ली. इट्स एपोजिट. मैं पढ़ ऐसे रही हूं ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए. वेरी जर्मेन, वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच पर्टिनेंट, वेरी मच एप्ट, वेरी मच स्किलफुल, दैट काइंड ऑफ स्टफ. ओके, डिजर्विंग भी कहेंगे आप इसको. ठीक है? सो ये आज के आपके 7 न्यू वर्ड्स हो गए.